सेवा का मौका मिला, लेकिन मुझे इस पद पर रहते हुए अपने जीवन को तीर्थ बनाने का मौका मेरे गुरुदेव ने दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ओ हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते हैं सपने हु नहीं जाई, राम शिया राम जय जय राम। जो भगवान हरि और हर से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से विमुख हैं, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। चलो रे चलो चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, अरे चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा, पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा, पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। गाला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती हैं, बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। गाला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती हैं, बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। कुंजी में अन्नपूर्णा के दर स्वास्थ्य चिकित्सा होती है, काले पानी में धौली गंगा माँ चरणों में मिलती है। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, ओ चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा। नबी डांग में ओम पर्वत पे शिव के दर्शन होते हैं, शिव कृपा से लिपू दर्रा पार भक्त जन करते हैं। तकला कोट पहुँच के हम कैलाश की तैयारी करते हैं, यूं लगता है ओम पर्वत पे स्वयं ही शंभू बसते हैं। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, ओ चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। चीन से चल के जब, और उसके बाद हम काठगोदाम पहुंचते ही वहाँ पे हमें लंच दिया जाता है। लंच के बाद हमारा वहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद हमें छोटी बसों के द्वारा एक हम अल्मोड़ा में रात को ठहरने का हमें ठहराया जाता है। अल्मोड़ा में रात को सोने के बाद फिर सुबह हमें 6 बजे फिर आगे के लिए यात्रा के लिए प्रस्थान करना होता है। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने
गेस्ट हाउस बना रखा है, जहां यात्री ठहरते हैं और भोजन भी करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद यात्री अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हिमालय की तरफ बढ़ते चलते हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी यात्रियों के साथ दौड़ रही। बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बागेश्वर पहुंचने से पहले रास्ते में हमें एक और मंदिर बैजनाथ जी के दर्शन होते हैं, जो गोमती दरिया के किनारे कौसानी में स्थित है। कहते हैं ये मंदिर कैलाश जाते समय 5 पांडवों ने एक रात में बनाया था। यहाँ सावन के महीने जुलाई अगस्त में बहुत बड़ा मेला भोले शंकर का लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। रात्रि में विश्राम यात्री बागेश्वर में करते हैं। गंगा चले जहाँ गंगा चले वहाँ जमुना चले, जहाँ गंगा चले वहाँ जमुना चले, वहाँ सरजू का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे यात्री बागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पूजा दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी करते हैं। हमने मंदिर में सुरक्षित यात्रा की कामना की। सुबह 7:30 बजे हम धारचूला के लिए चल पड़े। बागेश्वर से धारचूला 160 किलोमीटर दूर और 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर देखने से नीचे की हर चीज एक खिलौने की तरह लगती है। डीडी हट का रास्ता पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है। कहीं हरे भरे जंगल है तो कहीं हरियाली से भरे खेत। बागेश्वर छोड़ने के बाद यात्री डीडी हट में लंच ब्रेक लेते हैं। हमने डीडी हट में 2 बजे लंच लिया। जो ही हम वहां से रवाना होने लगे, आईटीबीपी जवानों से भरी बस हमारे पास रुकी। जवान हमें पास बुला रहे थे और कैलाश के बारे में जानकारी हासिल करने के इच्छुक थे। धारचूला से करीब 4 किलोमीटर पहले काली गंगा बहती दिखाई देती है। दोनों तरफ विशाल पहाड़, बीच में इस नदी का तीव्र प्रवाह रोंगटे खड़े कर देता है। वहां के बाशिंदे कहते हैं कि काली गंगा साल में 6 महीने नेपाल में बहती है और 6 महीने भारत में बहती है। इससे आगे गौरी गंगा के दर्शन होते हैं। गौरी गंगा भारत से आती है और धारचूला में गौरी गंगा और काली गंगा का संगम होता है। इनका ये संगम देखते ही बनता है। चाहिए मुझको अवधूत तेरी शरण चाहिए। सुंदर वादियों से गुजरते हम धारचूला शाम 7 बजे थके हुए पहुंचते हैं। अब तक सब पूरी तरह से थक चुके हैं। धारचूला में यात्रियों के रात्रि विश्राम का अच्छा ठिकाना है। रात 8 बजे के करीब
सब यात्रियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से खाने का निमंत्रण मिलता है। खाना साधारण और स्वादिष्ट था और रात 9 बजे सभी यात्री कुमाऊं मंडल गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करते हैं। उसके बाद हम लोग धारचूला में जाकर हम वहाँ ठहर जाते हैं। धारचूला में ठहरने के बाद फिर नेक्स्ट डे हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पोनी, पोर्टर्स, खच्चर, कुछ और सामान जो हमें बैग में कैरी करना होता है, कैसे चलना होता है, कैसे रुकना है, कैसे नहीं करना, हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक गाइड मिलता है, एक डॉक्टर्स मिलते हैं और ITBT के जवान मिलते हैं जो हमारे साथ आगे रहते हैं और कुछ जवान पीछे रहते हैं। उनके हाथ में नॉकी टॉकी फोन होता है। कुछ यात्री 1-2 किलोमीटर के डिफरेंस में हमें आगे पीछे रहने की ये कहा जाता है कि आप लोग इससे ज्यादा दूरी में नहीं रहें। और हमें पहाड़ों पे कैसे चलना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे क्या क्या करना है, क्या पहाड़ों में दुविधा आती है, उन सब के पहले ही हमें जानकारी दी जाती है। और उसी तरीके से हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे अपनी पोनी और पोर्टर के साथ, कुछ यात्री पोनी पोर्टर पे बैठ जाते हैं, पोनीस पे बैठ जाते हैं, और कुछ यात्री जिन्होंने पोनी नहीं किया होता वो अपना पोर्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर और उनके साथ चलते हुए चल देते हैं। यात्रा हमारी एक दिन में कम से कम 20 किलोमीटर, कम ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर और कम से कम 9 किलोमीटर की होती है। उसमें हमारे साथ पोनी, पोर्टर्स हमारे साथ चलते रहते हैं। सबसे पहला पड़ाव हमारा होता है पांगू, जो कि एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। चौथे दिन सुबह 6 बजे हमने यात्रा दोबारा शुरू की। यहाँ यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को गाइड द्वारा आगे की यात्रा की जानकारी दी जाती है तथा कुछ यात्रा संबंधी हिदायतें भी दी जाती हैं। वहाँ हमारा सामान तौला गया। हर यात्री को आगे की यात्रा के लिए 25 किलोग्राम सामान साथ ले जाने की हिदायत दी गई। अगर कोई अपना ज्यादा सामान साथ ले जाना चाहे तो उससे अलग पैसा लिया जाएगा। यात्रियों ने अपना ज्यादा सामान वहीं गेस्ट हाउस में कुमाऊं मंडल विकास निगम की देखभाल में रख दिया। हमने वहां से सुबह 7 बजे आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तवा घाट से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि आगे का रास्ता काली गंगा के किनारे से जाता है, जो कि बहुत संकीर्ण और खतरनाक है। यहाँ पर पहाड़ों से पत्थर खिसकने की संभावना बनी रहती है। तवा घाट से आगे जाने के लिए यात्रियों को खच्चर तथा मोटर जैसे साधन भी मिल जाते हैं। कई यात्री कैलाशपति की जय बोलते हुए पैदल भी चलते हैं। 1920 मीटर ऊंची और 4 किलोमीटर लंबी ये चढ़ाई अत्यंत सीधी और कठिन है। इस चढ़ाई को स्थानीय लोग थानेदार की चढ़ाई कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होती है और सर दर्द शुरू होता है, अतः हर 15 मिनट बाद आराम करना पड़ता है। रास्ता रुक रुक कर चाय, पानी, ग्लूकोज आदि पीकर कटता है। आगे पांगू गांव पड़ता है, जहां दोपहर का भोजन किया गया। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में करुणा का भाव है, उसके हृदय में करुणामयी शिव का अवतार इस कैलाश यात्रा के दौरान अवश्य होता है। अर्थात करुणा नहीं है तो कैलाश यात्रा में कोई जाने का फायदा नहीं, लेकिन करुणा है तो करुणापति का अवतार होगा। यह यात्रा मूलतः शिव तत्व का विमोचन है। ऐसी पावन यात्रा है जो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है।
लेकिन उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शिव, जो हम ऐसा लगता है कि वो कैलाश में डेरा जमा के बैठे हैं और मेरे यहां नहीं है, इस दूरी को भी मिटाना होगा। मैं कैलाश यात्रा को 27 दिन में पूरी कर पाया, लेकिन कैलाश यात्रा के महत्व को 14 वर्ष में समझ पाया। मूलतः कैलाश यात्रा देह से देवत्व की एक अलौकिक यात्रा है, जो इस मानव देह को देवत्व की ओर ले जाती, जो इस मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाती, जो किसी पथिक को देवालय में एक देव के रूप में स्थापित करती है। लेकिन कब? जब सर्वप्रथम हम ये जान लें, कैलाश में जाने से पूर्व भगवान शिव और हमारा तारतम्य, भगवान शिव और हमारी निकटता कितनी। शाम 6 बजे हम सिरखा पहुंचते हैं। रात का खाना खाने और भजन कीर्तन करने के बाद रात्रि विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कीरत लगाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण पपीहा निस दिन हर हर कीरत लगाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाओं से शंकर की बहती है गंगा, है जल इसका पावन, करे मन को चंगा। जटाओं से शंकर की बहती है गंगा, है जल इसका पावन, करे मन को चंगा। जो शिव नाम का दीप मन में जला ले, अंधेरे भी उसके लिए हैं उजाले। इसी नाम से मन परम धाम को पाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण पपीहा निस दिन हर हर कीरत लगाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5वें दिन मां अन्नपूर्णा के दर्शन प्रार्थना करने के बाद हम सुबह 6 बजे अपनी यात्रा सिरखा से शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा एक पर्वत की ऊंची चोटी का नाम है। हमारा अगला पड़ाव गाला है। गाला 2378 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सिरखा से थोड़ी दूरी पर है। हमारा सामना कठिन चढ़ाई से होता है। गाला के बाद हम रिंगलिंग पास पहुंचते हैं, जो कि 10,050 फीट की कठिन चढ़ाई है। रिंगलिंग पार करने के बाद सिमखौला गांव पहुंचते हैं।
सिंखौला गांव के एक पर्वत की शिखर पर गणेश गुफा है। यहाँ यात्री पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ घंटियां बजती रहती हैं जो आते जाते यात्रियों को लुभाती हैं। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद यात्री आगे चलते हैं। गणेश गुफा को विघ्न नाशक भी कहा जाता है। एक पहाड़ी के किनारे चलते हुए हम शाम 5 बजे गाला कैंप पहुंचते हैं और रात्रि विश्राम वहीं करते हैं। छठवें दिन सुबह 7:30 बजे हम आगे यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। गाला से हम बुद्धि पहुंचते हैं जो कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गाला से 20 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते पर जिप्ती गांव से होते हुए हम लखनपुर पहुंचे जो स्टेप स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ नीचे उतरना भी कठिन है। पांगू के बाद सिरका, सिरका के बाद गाला, लेकिन गाला के बाद जो एक सबसे कठिन रास्ता आता है उसमें हमें रात को प्रॉपर, जो भारत सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से एक एलो लेजन ऑफिसर जिसका नाम दिया जाता है, जो हमें बताता है कि कैसे चलना है, क्या करना है, आगे चलना है या नहीं चलना या क्या करना है। वही हमारा लेजन ऑफिसर होता है, वही हमें बताता है कि आप लोगों को आगे कैसे करना है। गाला के बाद हमें उस एक ऐसा स्थान है जिसमें 4444 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वो सीढ़ियाँ भगवान की दया से है तो यात्रा के अंदर ही, लेकिन उसमें चलते हुए हमें बड़ी ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें ना तो हमें पोर्टर पे पोनी पे बैठ सकते हैं और ना ही हमें पोनी का सहारा मिलता है। हम पोर्टर का हाथ पकड़ के, अपने सह यात्रियों का हाथ पकड़ के 4444 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद एक काली नदी जिसको काली माँ से माना जाता है, उसका इतना रूप जो होता है इतना सुंदर और भयानक होता है कि उसको देखते हुए डर सा लगता है। आप उसको, अगर हम किसी की उस काली नदी की फोटोग्राफी भी करना चाहे तो करनी पड़ती है, तो हमें एक किनारे पे रुककर एक स्थान, सुरक्षित स्थान पर खड़ा होकर फोटोग्राफी करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं पहाड़ों पे ऊपर से पत्थर तो नहीं गिरते, कहीं पोनी सामने से तो नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं आ रहा। तो हमें पूरा ध्यान देकर काली नदी के किनारे, इतनी चिकनाहट होती है, पत्थरों पे काई जमी होती है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। ऊपर हमारे सिर के ऊपर मतलब पहाड़ टकराता है। हमें टोपी का भी ध्यान देना पड़ता है कि टोपी आँख से नीचे नहीं आ जाए। चश्मे का भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें चश्मा नहीं पहनना, कहीं हमारा टोपी गिर गई, हम टोपी को देखते हुए काली नदी में ना गिर जाएं, क्योंकि काली नदी का चलते हुए उसमें 3 या 4 फुट का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। अब 4 फुट के अंदर आपको चलना भी है, अपने आप को भी संभालना है, काई को भी संभालना है, जमीन को भी देखना है। वो काली नदी का भयंकर रूप भी देखते हुए डर लगता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, क्योंकि काली नदी का रूप मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काली नदी के किनारे ही मालपा हमारा एक ऐसा पड़ाव था जिसके अंदर हमारे कम से कम नहीं तो यात्री, पोनी, पोर्टर्स, एक बार प्रभु को 200 के 200-300 आदमी, पूरा गांव का गांव उसमें समा गया था। मतलब कोई भी आदमी नहीं बच पाया था। जब 200 आदमी नहीं बच पाया, तो अगर एक आदमी भी उसमें अगर ध्यान नहीं देगा, चलते हुए प्रिकॉशन नहीं देगा, तो काली नदी उसको भी अपने अंदर संभालेगी। और कोई भी आदमी आज तक, जितने भी वो 200 आदमी काली नदी के अंदर समा गए थे, उनकी एक भी आदमी की डेड बॉडी नहीं मिली। तो हमें भारत सरकार की तरफ से एक पेंडल दिया जाता है कि कल को कभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो गले में पेंडल पहना जाता है भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ये तो एक अलग सी बात है
कि ये तो प्रभु ने जो लीला किसी के साथ रची है, ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया। तो हमें काली नदी को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत देखते हुए उसको क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों को एक वहाँ से पहुंचकर एक गूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा एक मेडिकल चेकअप होता है। सीढ़ियां उतरकर यहाँ भगवान शिव का छोटा मंदिर आता है। मंदिर में हमने पूजा अर्चना की और यात्री कैलाशपति की जय बोलते हुए लखनपुर की तरफ चलते हैं। ये एक काफी कठिन और जोखिम भरा रास्ता है। कल-कल बहती नदी और झरनों की आवाज कानों में संगीत की तरह महसूस होती है। काली गंगा का बहाव इस स्थान पर बहुत खौफनाक नजर आता है। यहाँ बचाव का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में मिलते स्थानीय चरवाहे हर किसी का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। काली गंगा के किनारे चलते हुए यात्री प्राकृतिक सुंदरता का नजारा लेते हुए एक लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं। लकड़ी के पुल को पार करने के बाद इससे आगे 2 से 2.5 फीट का रास्ता बड़ा खतरनाक नजर आता है, जो कि सेना के जवानों ने यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए बनाया है। रास्ता बेहद तंग होता जा रहा है। इसी खतरनाक रास्ते से यात्री मालपा पहुँचते हैं। इससे पहले मालपा एक ऐसा पड़ाव है जहाँ हमें एक दिन ठहरना पड़ता है। उसके बाद मालपा के बाद हमें भारत सरकार की तरफ से जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान होते हैं, उनके साथ हमें एक पहाड़ों पे एक सुंदर सी वादियों में होते हुए फूलों की घाटी, 6 लेक की चढ़ाई, गरब्यांग, ऐसे सुंदर सुंदर स्थान को देखने को मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते। अन्नपूर्णा का पर्वत, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन, ये कैलाश की एक अलग ही महिमा है रास्ते में देखने के लिए, जो कहीं भी अशोभित है। आप कहीं भी जाएं, अन्नपूर्णा के पर्वत के दर्शन जो आपको करने पड़ेंगे, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के जाते हुए आपको अन्नपूर्णा पर्वत के दर्शन होंगे। उसके बाद काली माँ के इतना सा एक स्रोत है भगवान जी का, काली माँ का, उसमें से वो इतना स्रोत बनकर वो आगे काली माँ का भयंकर रूप ले लेती है। इतना विशाल झरना, पहाड़, पर्वतों को चीरते हुए इतना भयंकर काली नदी रूप लेती है। अगर उसमें 200 मंजिल की कोई बिल्डिंग भी गिर जाए तो पता न चले कि वो कहाँ गई है। मालपा वो जगह है जहाँ पर 18 अगस्त 1998 को 12वां समूह मंगलवार के दिन यहाँ पर यात्री विश्राम के लिए अपना पड़ाव डाले हुए थे। यहाँ उनकी नींद की गोद में जाने के बाद एक अनहोनी घटना घटी। उस रात एक भयंकर तूफान आया और साथ ही पहाड़ों से पत्थर खिसकने लगे। एक पहाड़ भी खिसका जिसने कई लोगों को अपने में समो लिया। ये हादसा भुलाए नहीं भूलता। रास्ते में ऐसा दृश्य आता है जहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच में पानी का एक भयंकर टकराव दिखता है। इसे देखकर यात्री घबरा जाते हैं, फिर भी हिम्मत करके यात्री आगे की ओर चल देते हैं। लमारी से होते हुए हम शाम 5:30 बजे बुद्धि पहुंचते हैं और रात को वहीं पर विश्राम करते हैं। बुद्धि पहुंचते, बुद्धि चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ और बीच में ही हमारा कैंप। बुद्धि एक ऐसी जगह है, वहाँ पे झरने, आवाज़ें और ये बहुत ही अच्छे। बुद्धि में हमारा स्टे होता, नाइट स्टे। सवेरे हम यात्रा करके वहाँ से हम आगे के लिए गुंजी के लिए रवाना होते। बुद्धि की चढ़ाई सबसे खतरनाक चढ़ाई है।
और वहाँ से सीधा 3500 मीटर हाइट पे हमें जाके छोड़ देते बुद्धि के बाद। हमें ऐसा लगता है बुद्धि के पास, जब बुद्धि के ऊपर चढ़ाई चलने लगते तो वहाँ पे अन्नपूर्णा माता के दर्शन हो जाते और वहाँ पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऊपर जाने के बाद हमारा स्वागत कर लेते उस यात्रियों को, चाय नाश्ता और सभी। वहाँ से हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते। धीरे धीरे गरबैंग होते हुए हम गुंजी तक पहुँच जाते। गुंजी में 7वें दिन हम सुबह 7 बजे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अर्थात बुद्धि से 22 किलोमीटर गुंजी है, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हम यात्रा की शुरुआत 5 किलोमीटर सीधी और कठिन चढ़ाई से करते हैं। आगे चिया झील दर्रा आता है, जो कि 1150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रास्ता बहुत कठिन परंतु कुदरत की सुंदरता से भरा है। इसकी चढ़ाई को छाले की चढ़ाई भी कहते हैं। इसके आगे समतल जगह है। यहाँ की सुंदरता भी निखरी हुई है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत दिखने लगता है, जो कि संसार में सबसे ऊंचा है। इस पर्वत की हजारों वर्षों से महानता रही है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में हीरा चमक रहा हो। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहां एक गांव गरबयांग आता है। यहां हम 10:30 बजे पहुंचते हैं। इस गांव में करीब 100 घर होंगे। इसके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। यहाँ के लोग कुछ महीने ही यहाँ पर रह पाते हैं। इस गांव के पास आईटीबीपी की चेक पोस्ट है, जो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है। यहाँ जो जवान कार्यरत होते हैं, वो यात्रियों से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अपना अपनों से मिल रहा हो। जवान यात्रियों को गरम चाय पिलाते हैं। ये जवान साथ चलते हुए यात्रियों को सहारा देते हुए बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। चेकपोस्ट से आगे चलते हुए काली गंगा के किनारे किनारे हमें आगे गुंजी पहुंचना है। आगे लकड़ी का एक पुल है, जिसे हम पार करते हैं और वहां पर बहुत सुंदर लगता है। दोपहर 3:30 बजे हम गुंजी पहुंचते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद डॉक्टर अनिल मारू की देखरेख में सब यात्रियों के वहाँ भारत सरकार के जवान हमें जाते हुए हमारा मेडिकल चेकअप करते हैं। गुंजी में चेक करने के बाद हमें वो सब यात्रियों को पहाड़ों के बारे में बताया जाता है कि अब सर्दी शुरू होगी है, काफ़ी ठंड हो जाएगी। आप मंकी कैप, ग्लव्स, जूते, आप कोई भी चीज़ ऐसा पहाड़ों पे ऐसा नहीं करना जो आपको कोई आपको असुविधा में डाल दे या आपको दुविधा में डाल दे। जिसने पोनी नहीं किया उसको भी कहते हैं पोनी करो, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। इतनी ऑक्सीजन की कमी होती है कि हमें चलते चलते सांस फूलने लगता है, क्योंकि घास पेड़ पौधा बहुत कम होता है। रास्ते में हमें बताया जाता है खूब पानी पियो, खूब शरबत पियो, पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, लेटो मत, क्योंकि आप जितने भी सर्दी में ठंड में जाके आप लेटोगे उतना आपका ब्रेन। स्वास्थ्य की जांच होती है। डॉक्टर की ये टीम हमारे साथ लिपुलेख दर्रे तक जाती है। 8वें दिन हम सुबह 8 बजे
गूंजी से काला पानी के लिए प्रस्थान करती हैं। गूंजी से काला पानी की दूरी 10 किलोमीटर है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। दोपहर 1 बजे हम काला पानी पहुंचते हैं। काली गंगा यहीं से निकलती है। यहाँ पर माँ काली और भगवान शिव के सुंदर मंदिर हैं। कुदरत की असीम कृपा देखो, वो काली नदी गर्मियों में के दिनों में तो इंडिया की तरफ से निकलती है और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उस काली नदी का रूप नेपाल की तरफ से बहना शुरू हो जाता है। ये है एक काली माँ का वहाँ का अत्यंत रूप। तो हमें बारम्बार भारत सरकार की तरफ से जो मेडिकल चेकअप, वहाँ के ITBT के कमिश्नर होते हैं, मेडिकल जवान होते हैं, जो वहाँ से डॉक्टर्स हमारे साथ चलते हैं, वो हमारे साथ चलते हुए हमारा चेकिंग भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं किसी यात्री की तबीयत तो नहीं खराब होगी, किसी यात्री को कोई परेशानी तो नहीं है। काला पानी में दोनों देशों के मिले जुले अधिकारियों की चेक पोस्ट है। दूसरे देश में जाने के लिए यहाँ पासपोर्ट पर मोहर लगाई जाती है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यात्री लंच के बाद आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हम आगे नवीढंग पहुंचते हैं। नवीढंग से लिपुलेख दर्रे की दूरी 9 किलोमीटर है और ऊंचाई 5434 मीटर है। यहाँ ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। तो वो हमें हमारा सहयोग करते हैं। जिस यात्री ने अगर पोनी नहीं भी किया होता तो वो बेचारे अपना पोनी पोर्टर दे देते हैं। और अब तो भारत सरकार ने, हाँ, उत्तराखंड सरकार ने अब तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस पे हमारे साथ जो महिलाएं होती हैं उनके लिए महिलाएं पुलिसकर्मी भी साथ भेजती हैं, जो महिला एक दूसरे की मदद कर सके, महिला एक दूसरे को महिला के बारे में बता सके कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई यात्री। तो इतनी अच्छी यात्रा के लिए हमारे साथ जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान और यात्री, पोनी पोर्टर्स बहुत सहयोग करते हैं। उसके बाद हमें जो मेन पड़ाव आता है, सबसे कठिन पड़ाव आता है, वो सब आखिरी दिन हमें जाना होता है, जिसमें हमने जिसको बोला जाता है नाबीडांग, जो सबसे आखिरी स्थान है नाबीडांग। नाबीडांग में हमें ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत जिसके ऊपर सिर्फ ओम लिखा रहता है और उसी के ऊपर बर्फ जमी रहती है, जिसको भगवान ओम पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। नाबीडांग करीब 9 किलोमीटर दूर है। नाबीडांग से ओम पर्वत 12 किलोमीटर दूर है। वो ऐसे नजर आता है जैसे एक 6 फुट आदमी अपने से दूर हो। लेकिन इसमें एक कुदरत की लीला है। अगर ओम पर्वत को आपको दर्शन होने हैं, बादलों का रूप नहीं है, बादल ओम पर्वत पे नहीं है, तो आपके ओम के दर्शन होंगे। ये तो प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है कि आपको ओम पर्वत के कैसे दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रहती है, भोलेनाथ की ऐसी कृपा रहती है कि जाते हुए नहीं तो आते हुए दोनों में से दर्शन जरूर होते हैं ओम पर्वत के। पर्वत पर आश्चर्यजनक रूप से ओम खुदा हुआ नजर आता है। यहाँ पर बर्फीला तूफान चलता है और बर्फ बहुत गिरती है। रास्ता तंग और कठिन है, इसलिए 14-15 किलोमीटर का सफर रात में ही तय करना पड़ता है। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच। सुबह जब हम अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं तो लगता है कि हम ब्रह्मांड में खड़े हैं। और उसके बाद हमें अगले दिन सुबह मतलब रात को 2:30 बजे 2 बजे हमें अंधेरे में सभी कैलाश यात्रियों को अपनी पूरी कवरिंग करके 2-2 एक जूता, 3-3 सॉक्स, 2-2 ट्रैक सूट,
फिर उसके बाद जैकेट, विंड चीटर, मोंकी कैप, ऊपर मोटी जैकेट, ग्लव्स, इनर्स, डबल ग्लव्स। उसके बाद आपने हाथ के अंदर पूरे टॉर्च, पूरा रात को 2:30 बजे करीब, हमें सुबह करीब 6 बजे तक हमें इंडिया और चाइना का बॉर्डर, जिसको हमें लिपुलेख पास बोलते हैं, उसका जून के अंदर जो लास्ट की यात्रा होती है, उसके अंदर उसका टेम्परेचर माइनस से प्लस चले जाता है, जिसमें हमें 4 या 5 किलोमीटर के अंदर करीब 3-3 फुट बर्फ के ऊपर चलना पड़ता है। और जो सितंबर का जब यात्रा होती है तब भी उसमें 3-3 किलोमीटर हमें चलना होता है। उसमें इतनी सर्दी होती है कि हम लोगों को ग्लव्स उतार के दोबारा पहन भी नहीं सकते। खूब पानी पीना पड़ता है, खूब ध्यान देना पड़ता है। पोर्टर पोनी हमारा साथ देते हैं, आईटीबीटी के जवान हमारा साथ देते हैं। वो हमें एक एक यात्री का हाथ पकड़कर, एक एक यात्रियों को पूरा तरह ध्यान रखकर और उनको पानी अपने हाथ से पिलाते हैं। किसी को काजू खिलाते हैं, किसी को बादाम खिलाते हैं, किसी को नमकीन खिलाते हैं, किसी को कहते हैं हाथ ऐसे घुमाते रहो, हाथ ऐसे करते रहो, हिलाते रहो। कोई आप जब सोना नहीं, आँख नहीं, बैठना नहीं। कोई यात्री बैठ भी जाता तो उसको खड़ा करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको बोलते हाथ मलो, पूरा ध्यान देते हैं। एक एक मिलिट्री वाला है, एक एक यात्री, एक एक पोनी, एक एक पोर्टर। उधर से चाइना वाले गाइड्स आते हैं, इधर हमारे गाइड्स आते हैं। उन दोनों के साथ उनका वहाँ का वो जो चाइना सरकार की तरफ से कस्टम अधिकारी होता है, वो हमारा एक एक आदमी का पासपोर्ट चेक करके, हमारी फ़ोटो चेक करके, एक एक आदमी को गिनती के साथ अपना पासपोर्ट अपने पास रखते हुए एक एक यात्री को चाइना के अंदर जाने की परमिशन देता है। और वहाँ के जो पोनी पोर्टर्स वाले हैं, वो एक एक यात्री का सामान उठाकर वो हमें अपनी कंट्री के अंदर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वो भावुक क्षण ऐसे होते हैं जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं और अपने जो यात्री 10 दिन का, जिन्होंने पोनी पोर्टर्स, जो गाइड्स, जो हमारे डॉक्टर्स, जो आईटीबी के जवान, जब हम इनसे बिछड़ होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ रही होती है, भाई बहन से बिछड़ रहा होता है, गुरु अपने शिक्षक से हमेशा के लिए जैसे विरोधी होता है। वो भावुक क्षण को लिए सभी रोते हैं और उसको बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो भावुक क्षण वही जान सकता है जिसने ये यात्रा की है और जो ये यात्रा करता है। उसके बाद वो बेचारे कमाऊ मंडल वाले यात्री, होता क्या है, ये पहले बैच में भी होता है, तीसरे बैच में भी होता है, 5वें बैच में भी होता है। कुछ बैच नीचे से ऊपर आते हैं, वही हमारे गाइड्स उनको नीचे लेके अपनी तरफ कंट्री में वापस आ जाते हैं, हम उनकी कंट्री में चले जाते हैं। जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जितनी दूरी हम तय कर चुके हैं उतनी दूरी अभी बाकी है। रात 2:30 बजे 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्री लिपुलेख दर्रे, जो कि 5434 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पहुंचते हैं। लिपुलेख पहुंचकर बहुत भगदड़ मचती है, क्योंकि एक समूह उधर से आता है तो दूसरा समूह इधर से जाता है। एक समूह के जाने के बाद दूसरे समूह को आने दिया जाता है। ठंड से यात्रियों का बुरा हाल हो जाता है। मुंह से भाप ऐसे निकलती है जैसे भट्टी से धुआं निकल रहा हो। यहाँ से चीन की सीमा आरंभ होती है। केवल एक समूह को ही लिपुलेख पास से तकलाकोट तक जाने की इजाजत मिलती है। उसके बाद हमें 2 या 3 घंटे पैदल चलते हुए फिर हम वहाँ तकलाकोट में चाइना गवर्नमेंट के अंदर, उनकी देखरेख के अंदर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तकलाकोट में जाकर हमें वहाँ की
हमें सबसे पहले वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन टेस्ट किया जाता है, सांस की बारे में कि आप उस कंट्री से आए हो। एक वो फूंक मारने के लिए बोलते हैं, जैसे आज सांस लो, आपके अंदर आपकी कितनी सांस की कुछ आ रही है। हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी जो यात्री हमारे भारत सरकार की तरफ से मेडिकल में फिट होते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं होती, ना कुछ चिंता करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नीचे से इतना चल के इतना ऊपर आते हैं कि वो वहाँ जाके ना फिट होते हुए भी और फिट हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो भी लोग कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, हमें बताया जाता है, गाइड हमें बताता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद हमारे बैगेज चेक करके, सब कुछ चेक करके, फिर हमें अगले दिन के लिए हमें यात्रियों को एक रूम के अंदर 2-2 यात्रियों को, या एक रूम के अंदर 4-4 जो बेड लगे होते हैं उनको 4 यात्रियों को, जो 2 यात्री हैं उनको 2 यात्रियों को, जो मियाँ बीबी हैं उनको मियाँ बीबी के रूम दे देते हैं। जो कुछ भी है हमें उधर से सभी यात्रियों को, इसके अंदर सभी रूम्स के अंदर बड़े अच्छे टॉयलेट्स बने हैं, बड़ा गर्म पानी का साधन, गर्म पानी का नहाने के लिए और पूरी फैसिलिटी। उसके बाद हमें उनकी चाइना गवर्नमेंट की तरफ से जो वो खाना खाते हैं हमारी तरफ से, जैसे हम लोग जैसा खाना खाते हैं वो हमें चावल, सूप और आलू की सब्जी, कुछ और फ्रूट्स के बाद जो अपना 3 फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ फ्रूट्स तो मिलता नहीं, वैसे फ्रूट नहीं मिलता जैसे हम लोगों को यहाँ से खरीद के फ्रूट खाना पड़ता है। वहाँ 3 फ्रूट होता है, 3 वाले फ्रूट होते हैं, वो हमें 3 फ्रूट्स दे देते हैं। जिसको चावल जो खाने जितना मर्जी चावल खाए, जिसको सूप पीना सूप पिए, जिसको जो खाना है खाए। कॉफ़ी देते हैं, चाय देते हैं, याक्स के दूध की चाय मिलती है। मिल्क हमें गाय का नहीं मिलेगा, ना दूसरा मिलेगा, क्योंकि वहाँ याक्स का दूध होता है, याक के दूध की चाय मिलती है, याक का ही दिया जाता है। फिर वो हमें हमारा वेलकम करते हैं। टकलाकोट लिपुलेख पास से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पुरांग गेस्ट हाउस दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं। वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे सामान और कागजात आदि की जांच की जाती है। इसके बाद हमें कमरे की चाबी मिलती है। आते हैं कैलाश के दर्शन भक्तों को हो जाते हैं। दारचीन से चल के जब हम डेरा बुक में आते हैं, कैलाश के दर्शन भक्तों को हो जाते हैं। परम रम गिरिवरु जहाँ उमा शिव जी विश्राम करें, शक्ति आराधना ढोल मपास में सभी भक्त जन मिल के करें। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा, ओ चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। मानसरोवर में प्रातः सब देवतागण करते स्नान, आसमान के तारे आकर पावन जल को करे प्रणाम। मानसरोवर में प्रातः सब देवतागण करते स्नान, आसमान के तारे आकर पावन जल को करे प्रणाम। शिव की इस लीला को देखना भाग्य के वश ही होता है। दृढ़ संकल्प करे जो प्राणी व्रत पूरा भी होता है। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा, चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा।
पंचासी की परिक्रमा मानसरोवर धाम की। गुगु में है सुलभ व्यवस्था भक्तों के विश्राम की। देवी देवताओं के दर्शन जयदी में ही होते हैं। ध्यान स्नान हवन के बाद सफल मनोरथ होते हैं। चलो रे चलो, 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 कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। तव ब्रह्मन् किं नारपि सुरगुरोर्विस्मयफलम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थे